नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम यूपी पीसीएस के 34 वर्षों के पीवाईक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और तथ्यों को कवर कर रहे हैं। मैं लगातार आपको सबूत दिखा रहा हूं और अभी एग्ज़ाम होने के बाद मैं फिर से आपको सबूत दिखाऊंगा। अगर आप कम समय में जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं, इन तथ्यों को तैयार करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, या फिर उससे भी आसान रास्ता ये है कि आप इसी वीडियो के कमेंट में चले जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सब कुछ जान सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम 1994 के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कथन को लेकर के मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अब वो कथन आपके सामने है, अब बताइए सही है कि नहीं। दूसरा है, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तीसरा है, यानी कि सी, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। और डी है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके उत्तर के बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं। इस सीरीज़ की ख़ास बात यह है कि अगर आपने ध्यान से इसके पहले की वीडियोस देखी हैं तो आने वाली हर वीडियो आपको पहले से ज़्यादा आसान लगेगी, आने वाला हर प्रश्न आपको पहले से ज़्यादा आसान लगेगा, रिवीजन मज़ेदार हो जाएगा, चीज़ें और अच्छे से दिमाग में बैठेंगी। इसीलिए इस सीरीज़ को तो आप ध्यान से देखिए ही, लेकिन अगर पहले वाली वीडियोज़ छूट गई हैं तो इसे देखने के बाद उन्हें भी बार बार रिवाइज़ करिए। चलिए अब उत्तर पे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने सोच लिया है, पहला ही कथन सही है। अब कुछ तथ्य यहाँ पे हैं, ध्यान से देख लेते हैं। इनमें से कई तथ्यों को हमने पहले भी देखा है, फिर भी देखते हैं, काम की बातें हैं। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कथन बनाए जाते हैं और बनाया भी गया था पिछले क्वेश्चन में। राज्यसभा स्थायी निकाय है, इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसके सदस्य आते जाते रहते हैं। लोकसभा में क्या होता है कि 5 साल के लिए चुनाव हुआ, 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नए सिरे से चुनाव होता है। राज्यसभा में ऐसा है कि कुछ सदस्य समय समय पर निकलते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं और राज्यसभा लगातार कंटिन्यू रहती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अपने काम से मुक्त हो जाते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया था। सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया है, देखिए, एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, तो कुछ ऐसी व्यवस्था है कि 1/3 सदस्यों का जो 6 वर्ष का कार्यकाल है वो एक समय में पूरा हो जाता है, यानी कि 2 साल में पूरा हो जाता है। उसके अगले 2 साल में जितने भी सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वो हट जाएंगे। फिर इस तरह से हर 2 साल में 1/3 सदस्य हटते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल सिर्फ 2 साल होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है और इसमें 250 से अधिक सदस्य होते हैं। ये अनुच्छेद 80 आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 238 सदस्य संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुनाव होता है। तो ये तो हमने काफ़ी डिस्कस किया है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य। ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। मेरे ख्याल से ये आपको पता है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों या कोई नहीं। चलिए सोच लीजिए। मैंने आपको बताया था, आप किताब लेकर बैठिए, जी सॉरी, एक पेपर लेकर बैठिए, कॉपी, और उसमें आप आंसर अपना लिखते जाइए। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनसे बेहतर आप चीज़ों को अपने दिमाग में रख पाएंगे। नागरिकता के बारे में आपने देख लिया। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत नागरिकता की चर्चा की गई है। संविधान की बात हो रही है। हमारा संविधान यद्यपि परिसंघीय है, फिर भी इसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका की तरह संघ और राज्य की दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं है। अमेरिका में क्या है, आप जानते हैं, वहाँ भी राज्य हैं, राज्यों से मिलकर संघ बना हुआ है।
तो अमेरिका का एक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का भी सदस्य होता है, मतलब नागरिक कहलाएगा, और उसके किसी एक छोटे से राज्य का भी अलग से नागरिकता उसको मिलती है, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र होता है। हमारे यहाँ आप कहीं भी कोई भी फॉर्म भरते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये नहीं बताते कि हाँ ये देखिए अलग से मेरे पास यूपी बिहार की नागरिकता का प्रमाण पत्र है। आप सीधा सीधा कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार और देश के किसी भी भाग में जाने का, निवास करने का अधिकार। चलिए, बहुत अच्छा सोचा आपने। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था और बाद में हटा दिया गया। तो क्वेश्चन असली ये बनता है कि कब हटाया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी हम 1994 में हैं, तो कई क्वेश्चंस आपको लग सकते हैं कि यार बहुत आसान है, लेकिन उन क्वेश्चंस के बहाने जिन तथ्यों को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी पूछे जाते हैं। जैसे किस संविधान संशोधन से व्यवस्था की गई थी? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये संशोधन? 78 में, 1978 में, ठीक। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद था, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 31, इनमें संशोधन किया गया और संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको वहाँ से हटा के संविधान के एक दूसरे अनुच्छेद में डाल दिया गया, जो है अनुच्छेद 300 को। ये अलग से पूछा गया है। आगे आप देखेंगे ये क्वेश्चन कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। एक कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं ना? थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ मूल अधिकार के तहत है तो सरकार का उसे हटाना, उस पर पाबंदी लगाना बहुत मुश्किल काम है। सामान्य है, कोई कानूनी अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी वो अधिकार छीन लेगा, लेकिन उसे हटाने के लिए, उसे छीनने के लिए सरकार एक कानून बनाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मूल अधिकारों में बाकायदा संविधान में संशोधन करके बदलाव करना पड़ता है, वो भी आसान नहीं होता, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। इसके उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए। मूल अधिकारों में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके तहत अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, या सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के तहत। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मूल अधिकारों से परे आपके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए दूसरी प्रक्रियाएं हैं। आप थाने में जाएंगे या कोर्ट में भी जाएंगे तो अलग तरह की प्रक्रिया है। डायरेक्ट मूल अधिकारों का हवाला दे के आप ये बात नहीं कह सकते, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत संघ बनाने का अधिकार है, ये ऑप्शन में था। अनुच्छेद 19(5) के तहत देश में कहीं भी बस जाने का अधिकार है, ये सभी मूल अधिकारों में शामिल हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीसीएस में या यूपीएससी में मूल अधिकारों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके लिए आप ज़्यादा कुछ ना करें, तो सिर्फ इतना करें कि जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे यही है, ठीक है, इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद कर लीजिए। मैंने आपको लिस्ट दी है अनुच्छेदों वाली, या कहीं से भी किताब में है, कहीं से भी याद कर लीजिए। और उसमें जो कंसेप्ट है बस मोटा मोटी, जैसे स्वतंत्रता के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, शिक्षा के बारे में किस में, धर्म की आज़ादी किस में है, अल्पसंख्यकों के लिए किस में बात की गई है, इतना आप ध्यान रख लेंगे तो आपके 90% क्वेश्चन इसी से सही हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता के निषेध का प्रावधान है? छुआछूत, अस्पृश्यता किसमें प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर कोई नहीं? जब आप अनुच्छेदों को याद करते हैं, मान लेते हैं कि आपको अनुच्छेद याद है, तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं। एलिमिनेशन कोई चमत्कारिक पद्धति नहीं है कि आपके दिमाग में अचानक से एग्जामिनेशन में हाल में आ जाएगी, या कोई दैवीय चमत्कार हो जाएगा और आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन तब काम करता है जब आपने अच्छे से पढ़ा है, और जब पढ़े रहते हैं तो पता चलता है यार अनुच्छेद अभी हमने पढ़ा, वहाँ से भी हिंट मिल गया, पहले से याद भी किया था। तो ये स्वतंत्रता के बारे में है, मूल अधिकार ये भी है, लेकिन ये अस्पृश्यता की बात नहीं करती। तो ये दो बच गए, ठीक है।
या फिर ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करते हैं। फिलहाल देखते हैं कि आपने क्या चुना है। मेरे ख्याल से सही चुना होगा अगर आपने याद किया होगा तो। इसका बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के भाग 3 में, अब ध्यान दीजिए, ये पूछा जाता है कि एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है मिलान वाला, आपने देखा है 29 साल वाली जो नोट दी गई थी उसमें भी है, अब तो आपको 34 साल वाली नोट मिल रही है। और अगर नहीं लिया है तो फिर आप देरी कर रहे हैं, जल्दी से नोट ले लीजिए, बार बार रिवाइज करिए। उसमें सिर्फ तथ्य हैं, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ तथ्य दिए गए हैं टू द पॉइंट, ताकि आप बार बार उन्हीं पर फोकस करके जल्दी से तैयार कर लें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाग, संविधान के भाग मिलान के रूप में दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन अलग से सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मूल अधिकारों को किस भाग में रखा गया है, केंद्र राज्य संबंधों को किस भाग में रखा गया है। तो ये संविधान के भाग भी आप याद कर लीजिए। तो इसमें मूल अधिकारों की बात की गई है और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बातें की गई हैं। अब इसी में 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद 17 भी आएगा और इसके द्वारा छुआछूत या अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। इसी अनुच्छेद के प्रावधान को लागू करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जिसमें अभी हमने कुछ देखा था, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, जो चाहें अपने रोजगार का साधन चुन सकते हैं। हालांकि अपवाद है, रोजगार का साधन का मतलब ये नहीं कि आप चोरी करने लगे, इलीगल काम करने लगे, ये नहीं, और भी ये सारी चीज़ें। तो कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, उन्हें भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, मूल अधिकारों वाला जो चैप्टर है आपकी नोट में, वहाँ से तैयार आप कर लीजिएगा। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति आप जानते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। कैसे? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा हटाया जा सकता है, या प्रधानमंत्री हटा देंगे, या फिर महाभियोग लाना पड़ेगा, या फिर न्यायालय में ट्रायल चलेगा फिर हटाया जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही है? सोच लिया आपने? मेरे ख्याल से आपने सही सोचा होगा, इसका सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, एक तथ्य ध्यान रखिए, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। 1 मिनट, हाँ, 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, पद नहीं, पद को धारण करेगा, परंतु इस अवधि से पहले भी वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है अपनी मर्जी से। एक तो बात ये हो गई कि भाई राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना पद पे, चाहे किसी भी कारण से, तो वो किसे संबोधित करते हुए त्यागपत्र देंगे, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण का मतलब यह है कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है, कोई ऐसी बात कही है जो संविधान के खिलाफ है, ठीक है, ये अपने आप को संविधान से ऊपर दिखा रहे हैं, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। तो ये अनुच्छेद 61 आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि किस अनुच्छेद में महाभियोग की बात की गई है, 61 में की गई है। राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रस्ताव संसद की कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इसके बाद भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है कि एक न्यायिक सलाहकार होता है, एक प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आप मुस्कुरा रहे होंगे। चलिए इसको मैं फिर से पढ़ देता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। अनुच्छेद 76 आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जिनको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा दें, जो कि सरकार को विधि संबंधी मामलों पे सलाह देता है। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल सलाहकार होते हैं। अब इन्हीं की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होता है, तो ये भी सलाहकार ही हुए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर सही हो गया। इसके बाद निम्नलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है लेकिन राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है?
क्वेश्चन को समझिए फिर से। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी? एक धन विधेयक है जो लोकसभा में पारित कर लिया गया, लोकसभा में पारित हो गया। हमने पहले भी देखा है कि धन विधेयक लोकसभा में ही आता है, ठीक, और राज्यसभा के पास भेजा गया है। राज्यसभा ने उस पर विचार किया और कहा कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए। अब ऐसा क्या होगा कि वो पारित माना जाए? तो इसमें सबसे बढ़िया उत्तर बताइए क्या है? यह राष्ट्रपति को जाएगा। राज्यसभा ने जब संशोधन कर दिया है तो ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, या फिर लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होगा, ऐसी बात होगी, या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, या फिर यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार कर ले या फिर अस्वीकार करते हुए पास कर दे। अगर आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा है तो मैं आपको यहीं पे उत्तर बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया है, अगर राज्यसभा इसमें संशोधन कर दे, राज्यसभा कहे कि हमें पसंद नहीं है, ये चीज़ हटाओ, और इसमें एक लिमिट भी है, 14 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद भी लोकसभा के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो राज्यसभा की बात माने, चाहे तो ना माने, उसे अस्वीकार कर दें और फिर से पारित कर दें, पारित मान लिया जाएगा। तो राज्यसभा की जो शक्ति है वो यहाँ पे धन विधेयक के मामले में बहुत सीमित है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। देखना क्या, मैंने बता ही दिया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है, ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो प्रमाणित करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। ऐसा हो जाने के बाद धन विधेयक को लोकसभा में पारित करा के राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करती तो मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने भी पारित कर दिया, चलो हो गया, खेल खत्म। लेकिन धन विधेयक पर राज्यसभा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मजबूत अधिकार दे दिया गया है। साथ ही धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये पूछा जाता है बार बार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। कौन से अधिकार हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन पे यूपीएससी भी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, ये आपके सामने पीसीएस में है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये इसमें शामिल हो सकता है क्या? दूसरी बात, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, क्या यह है न्यायिक पुनर्विलोकन? या फिर निचले न्यायालयों के निर्णय को विरुद्ध अपील सुनाना? या चौथा डी, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण करना कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीसीएस में थोड़े कम आते हैं। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और संभावना है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएं। चलिए मैं आपको व्याख्या के साथ समझाता हूँ सब कुछ। इसका उत्तर ए सही है। न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है, ये तो आप जानते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो संविधान के संरक्षण का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा आदेश जो संविधान के खिलाफ जाता है, न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे मना कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। यही बात इसमें शामिल है न्यायिक पुनर्विलोकन में। इस रूप में उसका ये दायित्व बनता है कि वह ये देखे कि किसी कानून के निर्माण में संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण तो नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? इसके बाद कुछ और है। विशेष रूप से मूल अधिकारों को इसके लिए चुना गया है। खास तौर से इस संबंध में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई कानून या आदेश कार्य रूप न ले तब तक न्यायालय पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकेगा। हाँ, ये मज़ेदार चीज़ है। जब वो कानून लागू हो जाता है उसके बाद ही न्यायालय उसकी समीक्षा करता है, ठीक है ना। अभी उस पर विचार चल रहा है, अभी पारित हुआ है, लागू नहीं हुआ है, तो अभी नहीं, क्योंकि वो लागू हुआ नहीं तो अभी किसी तरह का उल्लंघन भी नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? जब वो लागू हो जाएगा और उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये गलत है। इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। कैसे? कि कोई कानून सरकार ने बना दिया और संविधान के खिलाफ है, उसके बाद उस पर पिटीशन दायर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, उस पर 5-6 साल तक कार्रवाई होगी, फिर पता चलेगा कि रिजल्ट ऐसा आया कि इस कानून को रद्द करो भाई, ये ठीक नहीं है। तब तक उसने अपना कमाल दिखा दिया है, जितना नुकसान करना था देश का, जनता का, उतना कर दिया है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बस कार्रवाई होती रही,
मतलब सुनवाई होती रही और फाइनली कुछ नहीं आया। खैर वो अलग बात है, हमारे देश में ये सब आम बातें हैं। साथ ही यह भी कि ऐसे कानूनों या आदेशों के पारित होने पर वह कोई रोक नहीं लगा सकेगा। पहले से कोर्ट ये नहीं तय करेगा कि ये कानून पारित करना, ये मत करना। कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, कि तुम्हें जो मर्जी कानून बनाओ, जैसी मर्जी कानून बनाओ, बाद में हम देख लेंगे कि तुमने क्या बनाया है, जब लागू करने की बारी आएगी तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन इस तारीख को कहाँ हुआ था। क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो आप जानते हैं ये, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं है, कई बार रिपीट हो गया ना गौर, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है तथ्यों में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी सिफारिश के आधार पर अप्रैल 1958 को मतलब चीज़ें लागू की गई और इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जनपद में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये व्यवस्था बन गई 58, 59, इसमें भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में 59 लिखा था। फिर आप सोचेंगे कि यार ये जो 1992 में संशोधन हुआ था वो क्या था, 74वां संशोधन, 73वां संशोधन, वो बाकायदा संवैधानिक रूप दे दिया गया। उसके पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, कानून होते हैं जो पहले लागू किए जाते हैं, बाद में बाकायदा उनको संविधान में जगह दे दी जाती है, उनको संवैधानिक। खासतौर से आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ओबीसी आयोग है, तो ओबीसी आयोग को पहले कानून के तहत बनाया गया था, एक वैधानिक संस्था थी, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके उसे संवैधानिक संस्था बना दिया गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2023 में। खैर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। कहाँ से? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, यूएसएसआर से। ये रसिया का पूरा नाम था, पहले बहुत सारे देश जो अलग हुए हैं वो सभी एक साथ थे, तो आप सिंपली कह सकते हैं रूस से, फ्रांस से। बताइए इनमें से किससे हमने डीपीएसपी लिया था? मेरे ख्याल से आपने सही सोचा है, इसका उत्तर है बी। और यहाँ समझिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये ध्यान रखना है आपको, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये शामिल किए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आयरलैंड के संविधान में कुछ ऐसी बातें थीं जिनमें सरकार को निर्देश दिया गया था कि देखिए आपको ये काम करने चाहिए, आप पे कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। आयरलैंड के संविधान में बात कही गई थी, सरकार से ये बात कही गई है। तो हमने सीखा, संविधान बनाते समय हमको लगा कि यार हम भी सरकार से कुछ कह देते हैं, तो जो भी हमारी महत्वाकांक्षाएं थी कि जो आगे होना चाहिए वो हमने डीपीएसपी में कहा। उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने मूर्त रूप दिया है, वास्तविक रूप दिया है। जैसे पंचायती राज, उसमें आप देखेंगे, या पशु पक्षियों की सुरक्षा की बात की गई है, उसके लिए बाद में हमने बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। पोषण की बात की है तो हमने देखे हैं कि उसके लिए मिड डे मील स्कीम और इस तरह की महिलाओं के लिए कई सारी स्कीम चलाई गई हैं। तो सरकारें उसमें से बहुत सारे काम कर चुकी हैं, करती रहती हैं। ठीक है, ये निर्देश है। नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना से परिकल्पित सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के विचार से समाविष्ट किए गए हैं। ये वाद्य योग्य न होते हुए भी निर्देशक तत्व शासन संचालन के लिए मूल आधार है। वाद योग्य नहीं, इसका क्या मतलब है? ये जो डीपीएसपी हैं, अगर सरकार इन पर काम नहीं कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार से ये काम करवाइए। इसका मतलब होता है कि वाद योग्य नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों के मामले में क्या है कि वाद योग्य है, आप जा सकते हैं कोर्ट में। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषदों में विशिष्ट सदस्यों को मनोनीत किए जाने की व्यवस्था, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ये पूछा जा सकता है मिलान के लिए। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, ये सब चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस से हमने क्या सीखा है? फ्रांस से गणतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो हमने
ली है कि हम गणतंत्र हैं। इसका मतलब क्या होता है समझते चलिए। क्वेश्चन एक बहाना है, असली मकसद है इस सीरीज़ के तहत जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो तथ्य हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको तैयार करते चलना। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख हैं, वो व्यक्ति राजा नहीं है, वो व्यक्ति कोई तानाशाह नहीं है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि है। इस तरह की व्यवस्था जिस देश में होती है उसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव होता है लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र वाली व्यवस्था, ऊपर जो टॉप पे व्यक्ति है वो राजा है, राजा के परिवार का कोई व्यक्ति है, जैसे ब्रिटेन में होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, जो उन्होंने लिखा था? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल, ये सब इनके ग्रंथ हैं। इनमें से बताना किसकी तुलना प्रिंस, मैकियावेली ने प्रिंस लिखी थी, उससे की जा सकती है। चलिए देखते हैं कितने दोस्तों का सही हो रहा है। इसका उत्तर है बी। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो अर्थशास्त्र है ये किस संदर्भ में है, इसमें क्या लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमी की बुक नहीं थी, नाम से लग सकता है, इसमें पॉलिटिक्स की बातें ज़्यादा की गई हैं। ठीक है, कौटिल्य को भारत का माइकियावेली भी कहा जाता है। ये कभी कभी पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है आरण्यक में या सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? आयुर्वेद, अच्छा आयुर्वेद की जो बात है, जीवन के विज्ञान की जो बात है, वो सबसे पहले किस में कही गई है? मेरे ख्याल से अगर आपने पढ़ा है तो आप सही उत्तर पे हैं। देखिए, वैसे तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, परंतु अथर्ववेद में भी तमाम औषधियों, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है, उसमें इसकी बात की गई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने सही उत्तर देख लिया। अब चलिए इस पर बात करते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन प्रारंभिक विचारधारा है। इसके प्रणेता जो है महर्षि कपिल हैं। मिलान करने के लिए आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद के प्रणेता शंकराचार्य ने सांख्य को प्रधान मल्ल कहा है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अद्वैतवाद किसने दिया था? तो आचार्य शंकर ने। इसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, ये मिलान के लिए पूछा जाएगा आगे। और कर्म मीमांसा के जैमिनी तथा योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, ये तो आप जानते ही हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। कनिष्क के समकालीन ये लोग थे। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो कुछ चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, कुछ यहाँ नीचे। आपको बेसिकली ये बताना है कि कनिष्क के टाइम पे इनमें से कौन कौन थे। ठीक है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन कोशिश करिए। ठीक है, ये विकल्प हैं, देख लिया आपने। चलिए अब हम चलते हैं उत्तर की तरफ। इसका उत्तर है सी। अब यहाँ देखिए, कनिष्क की राज्यसभा को बहुत सारे विद्वान विभूषित करते थे। पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन और चरक उनकी राज्यसभा के रत्न थे। सारे आंसर आपको यही मिल गए। कनिष्क द्वारा कुंडलवन यानी कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है कनिष्क के टाइम का, तो ये पूछा जा सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में भी पीसीएस में भी एक नेचर है क्वेश्चन पूछे जाने का कि कौन विद्वान, कौन इतिहासकार किस शासक के दरबार में या किस शासक के समकालीन थे, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सही नहीं है, कुछ याद आया? ये गोला करने के बाद जब भी क्वेश्चन पूछा जाए सही नहीं है
नहीं पे गोला कर दीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया था, तो आप मेरे ख्याल से सही गेस कर रहे होंगे। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप सही पे पहुँचेंगे। मैंने अभी बताया कि राजनीति पे बात ज़्यादा होती है, लेकिन हमने सी क्यों नहीं चुना? क्योंकि सी कह रहा है कि राजनीति के सिद्धांत बता रहा है। ऐसा नहीं है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं बता। राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, तो एक क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसमें समाज के बारे में भी काफ़ी चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, इसके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय राजा, राज्य और राजनीतिक व्यवस्था आदि है। इसमें राज्य के आर्थिक स्रोतों के बारे में चर्चा की गई, परंतु यह तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, हाँ मुझे पता है आप हंस रहे होंगे क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने जा रहा था, तो मुझे लगा कि यार जी जो गलती से मैं आपको बचाना चाह रहा हूँ, वो गलती मैंने अभी कर दी। मैंने कहा यहाँ गोला कर लीजिए ताकि आपको पता चले कौन सही नहीं है। और गलती ये होती है कि जब हम ऑप्शन पढ़ने लगते हैं तो हम उस आधार पे सोचने लगते हैं कि सही क्या है। ठीक है, उसके आधार पर मैंने आपको वो भी बता दिया, व्याख्या भी बता दी। लेकिन मैंने एक गलती ये की कि मैंने जो भी व्याख्या बताई वो इस आधार पर बताई कि कौन सा सही है। और यहाँ पे देखिए हमने बी को मान लिया, और मैंने इसके हालांकि ये बात तो मैंने वहाँ भी की, व्याख्या में भी की कि आर्थिक नहीं है, लेकिन समाज के बारे में वर्णन करता है और भी चीज़ें करता है, लेकिन फिर भी मैंने गलती कर दी। मैं आगे चल के भूल गया कि पूछा गया था कौन सही नहीं है। और थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि उसमें आर्थिक जीवन की बात नहीं की गई है, समाज की बात की गई है, राजनीतिक सिद्धांत की बात की। जैसे मैंने बोल दिया राजनीतिक सिद्धांत स्थापित नहीं करता। ये क्यों निकला मेरे मुंह से? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं कौन सा सही है ये पूछा गया, तो उस हिसाब से मैं अपनी बात को सिद्ध कर रहा था कि हाँ ये ठीक है। तो एक तरह से वो मिस्टेक है, अच्छी खासी मिस्टेक है। और मेरी इस गलती से आप सीखिए कि कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय सोचिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आराम से, उतना भी आराम से नहीं, दिमाग लगाना पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है आदमी, समझा रहा है, तो यहाँ पे गलती हो रही है। अब एग्ज़ाम में आप हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में समय कम होता है, बहुत जल्दी से हम पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो बी है, आर्थिक व्यवस्था की बात नहीं की गई है, बाकी चीज़ें सही हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव शासकों ने बनवाया था, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट? चट्टानों को काट के, तो ये तो अगर आप भूल भी गए तो भी आप महाबलीपुरम अगर आपने पढ़ा है कि वहाँ के मंदिर किसने बनवाया था तो आप सही कर जाएंगे। अदरवाइज उत्तर तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लवों के काल में किया गया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की एक उपाधि मामल्ल थी, उसी के नाम पर इस स्थान को मामल्लपुरम भी कहा जाता है। एक तथ्य ये हो गया। मूलतः यहाँ पर एकाश्म रथ मंदिर और मंडप निर्मित किए गए। एकाश्म का मतलब होता है कि एक ही बड़े से पत्थर को काट के मंदिर या मूर्ति या कोई भी आकृति बनाई जाए, उसी एकाश्म कहते हैं। ठीक है, निर्मित है, जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी की बात की गई है, या फिर दिखता है कि हाँ स्त्री पुरुष बराबर थे? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों के काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखें किसका उत्तर सही होता है। इसका उत्तर है डी। ऑप्शन जितने भी थे वो नहीं है। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल, वैदिक काल में ही पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ बातों को छोड़कर बराबरी का व्यवहार होता था। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, एक है ऋग वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में हमने बांट दिया, एक ऋग वैदिक काल है और एक है उत्तर वैदिक काल। तो वो भी जो समानता ज़्यादातर दिखती है वो ऋग वैदिक काल में, प्राचीन में। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें आने लगी, असमानता बढ़ गई, तो ये थोड़ा सा दिखता है। कुछ विद्वानों में कुछ महिलाओं के भी नाम दिखते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें शिक्षा से वंचित करके पराधीन रखने की परंपरा आधुनिक काल तक चली आई है। आज भी
आप देख सकते हैं ऐसे लक्षण। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है ये बताइए। एलोरा की गुफाएं शक शासकों के टाइम की हैं, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल, सही कौन सा है? सोच लिया? मेरे ख्याल से ठीक ही सोचा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में खजुराहो, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। खजुराहो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर महोबा में थी, यूपी में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में 7वीं और 9वीं सदी के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यूपीएससी भी पूछती है, पीसीएस में भी आते हैं, इनको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एलोरा के गुहा मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन, ये कथन जो है यूपीएससी ने पूछा है कि एलोरा के मंदिर जो है किन किन धर्मों से जुड़े हुए हैं, अजंता में कौन कौन से धर्मों के प्रतीक मिलते हैं, चित्र या मूर्तियाँ मिलती हैं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया था। और मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया था। ओके, अब चलते हैं आगे। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं में अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाइयाँ, या फिर ये सभी? ठीक है, चलिए देखते हैं आप में से कितने दोस्तों का उत्तर सही है। इसका उत्तर है सी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लेख में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ कुछ मिला ही है, पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का उद्घाटन विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों द्वारा हुआ है, उसके बारे में हमें इसी से पता चला है। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया था। पहले ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, इस सीरीज में आप देखेंगे ये क्वेश्चंस आएंगे, ये नाम अब नहीं आते। चलिए अब मध्यकाल में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? आप में से बहुत सारे दोस्त ये स्कूल शब्द सुन के कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बचपन में हम जो स्कूल में पढ़ने जाते थे उसकी बात हो रही है कि कुछ। देखिए, स्कूल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप जैनों के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वहाँ पे जो विभाग होते हैं अलग अलग, वहाँ भी स्कूल जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कला की शैलियाँ होती हैं, उन शैलियों को भी हम स्कूल कह देते हैं। उनके उप विभाग जो होते हैं उनको स्कूल कह देते हैं। तो ऐसे ही ये किस कला के स्कूल के तहत रखे जाते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने चित्रकला सही चुना, तो ये चित्रकला के ही अलग अलग शैलियाँ हैं। पहाड़ी टाइप की चित्रकला, पहाड़ी राजपूत नाम दे दिया गया, राजपूत चित्रकला, मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला। अब देखें आपने चित्रकला चुना है कि क्या चुना है? वही चुना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। भारतीय चित्रकला के बीच तो आदिमानव ने पाषाण काल में गुफा चित्रण द्वारा ही डाल दिया था। इसके प्रमाण होशंगाबाद, भीमबेटका, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन गुफाओं में मिलते हैं। इनकी प्रमुख शैलियाँ ये हैं जो पूछा गया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछती है कि ये चीज़ें हैं और इनका संबंध किससे है, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। बताइए, उसने कृषि ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूली, कि पहले पैमाइश की गई, जांच की गई, मापा गया, उसके बाद से मालगुजारी वसूल की गई। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू कर दिया। ये सही है क्या? उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। ये थोड़ा सा डीप में जाके पूछ लिया गया है, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आगे भी आएँ तो आप हैरान मत होइए, इतिहास में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपने पढ़ लिया, यहाँ पे कूट दिए गए हैं, देख लीजिए। फिर इसका उत्तर आप देखेंगे तो पता चलेगा इनमें से दो ही सही हैं, सी वाला जो था। अलाउद्दीन ने राजस्व के लिए भूमि को नापने का प्रचलन करवाया और उसे मसाहत कहा गया, ये तथ्य याद रखिएगा।
इसके अलावा उसके समय में गवर्नरों के पास विशेष अधिकार नहीं थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सही है क्योंकि इस तरह की बात कही गई थी ऊपर। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकी थी, इसलिए कथन गलत था, ऊपर दिया गया था ना। अपितु भूमि पैमाइश करके कृषकों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूलने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमापवर्ती जो है, सीमापवर्ती नहीं समीपवर्ती समीपवर्ती क्षेत्रों पर लागू की जा सकी थी। ठीक है, इसके बाद निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? बताइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन जंग शकर या शेख निज़ामुद्दीन औलिया? बताइए, आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो ये सिखों नहीं है, सिखों। ठीक है, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो बताइए, इसका उत्तर है सी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित पवित्र आदि ग्रंथ में बाबा फरीद नाम से मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गंजे शकर के विचारों को जंगे शकर, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउटफुल है, इसको एक बार आप मिला लीजिएगा नाम। ठीक है, गंजे शकर ही होगा या जंगे शकर, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इनके विचारों को संकलित किया गया। रैदास, कबीर, नानक आदि संतों की भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसको आदि ग्रंथ कहते हैं, उसमें संकलित है। ठीक है, इसके बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे। ये कथन ये पूछा जाता है। इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है, राजस्थान में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती परंपरा के सूफी संत थे। इसके अलावा बलबन के दामाद औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो ये भी पूछा जाता है कि किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? औलिया ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस पे विचार करिए। अब बताइए कि आपने क्या विचार किया। क्वेश्चन का फॉर्मेट, ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम होता है। कथन दिया जाता है, कारण दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि दोनों सही हैं और व्याख्या करते हैं। ये कारण जो है व्याख्या करता है। एक होता है कि दोनों सही नहीं हैं, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। कहीं पर व्याख्या, कहीं पर स्पष्टीकरण, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। फिर तीसरे में होता है कि एक सही है दूसरा गलत है। चौथे में होता है कि ये गलत है और ये सही है। फिलहाल मैं पढ़ देता हूँ। मुग़ल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ था। कारण है ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। अगर आपने थोड़ा सा भी मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनर आपको बस थोड़ा सा हिंट ही दे रहा है, कठिन नहीं बना रहा है क्वेश्चन को। आंसर देख लिया आपने, मैंने फॉर्मेट बता दिया। चलिए देखिए, इसका उत्तर सी है। क्यों सी है? क्योंकि बहुत आपस में झगड़ा कर लिए थे सब। औरंगजेब ने अपने भाइयों को ही मार दिया था। यद्यपि शाहजहाँ के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा, किंतु वह शाहजहाँ को कैद करके तथा उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर मुग़ल गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और महमूद गजनवी। ये तो हमने देखा है, इब्न बतूता के बारे में बहुत विस्तार से हमने पढ़ा है, तो आप जानते हैं। तथ्य यहाँ पर रिपीट होंगे, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें। मूर देश मोरक्को को ही मूर कहा जाता था, तो कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ का निवासी था इब्न बतूता। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वो दिल्ली आया था। यहाँ वे दिल्ली के काजी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लगभग 8 वर्षों तक इस पद पर रहे और मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में चीन भी। ये थोड़ा सा आधी लाइन में इज्जत दिया गया है, आप टाइप का, फिर तुम पे उतर आए हैं कि ये किए वो किए और फिर भेजा गया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, रहेला एक रचना है इब्न बतूता की, तो ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आते हैं आधुनिक भारत पे, मॉडर्न हिस्ट्री। जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था?
एक मूवी भी आई थी हाल फिलहाल में, आपने देखा होगा। पृथ्वी सिंह आज़ाद, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह और सोहन सिंह जोश। मेरे ख्याल से आपने सही उत्तर चुना है इनमें से। 1919 में पंजाब अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल डायर को क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में गोली मार दी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? बताइए ज़रा। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, या कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उसके पास आधुनिक हथियार थे? भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और डी कह रहा है उपर्युक्त में से, मतलब तीनों सही हैं, उपर्युक्त सारे। बताइए, देखते हैं आपका सही होता है कि नहीं। सही है, अच्छी बात है। देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई। भारत में सफलता का राज भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण मिला हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर यहाँ की सत्ता में स्थापित, मतलब सत्ता को एक तरह से कह लीजिए हथिया लिया, इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछा गया है, और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से तथ्य पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, इसके पहले जो वीडियोज़ आई हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया। यही जब मैं सबूत दिखाता हूँ कि देखिए 77 क्वेश्चन आए, 78 क्वेश्चन आए, वही तथ्य हैं, वही लाइनें हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया, एक नया प्रश्न बन गया। ये अवध वाला पहले भी पूछा गया है, फिर पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया, तो आपको लगा कि अरे ये तो नया पूछ लिया गया। नया वाया नहीं है, एक तथ्य आपको पता है, उत्तर मिल जाएगा। फिलहाल बताइए, सहायक गठजोड़ की नीति द्वारा किया गया था, या फिर अतिक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत, या फिर कुशासन का आरोप लगा के, और या फिर युद्ध के द्वारा? सही उत्तर सोचा है आपने। कुशासन की बात की गई थी। कुशासित हो रहा है, राजा ठीक नहीं है, राज्य संचालन नहीं कर पा रहा है, जनता इनसे खुश नहीं है, ये सब आरोप लगाए गए। और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया वहाँ से, और अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये 1856 जो है, इसका एक बड़ा रोल था 1857 की क्रांति में। अवध को जब मिला लिया गया अंग्रेजी शासन में, तो अवध की जो जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई अंग्रेज़ों से। सब लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे, समझ ही रहे थे कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। तो 1857 की जब क्रांति हुई, तो यहाँ के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब आप ये बताइए मुझे कमेंट में जाके कि किसने अवध से लीड किया था 1857 की क्रांति को? आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। अब ज़रा इस पे विचार करिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप सही कर पाते कि नहीं। पैटर्न सेम है कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण ठीक है, दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, एक सही एक गलत, और बाकी उसका उल्टा कर दीजिए तो एक गलत एक सही। देखते हैं, इसका ए सही है, क्योंकि उस समय तो आज़ादी हमें मिली नहीं थी, और ये भी है कि बहादुर शाह को नेता तो घोषित कर दिया है, तो लेकिन सब लोग उनका साथ नहीं दिए थे। तो दोनों बातें सही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857, ये प्रारंभ हुई थी कहाँ से? कलकत्ता, दिल्ली, झांसी, मेरठ। सीधा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। सही उत्तर है आपको वैसे 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डेट, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जितना मुझे याद आ रहा है 13 तारीख तय की गई थी, 13 मई या 14 मई ऐसे कुछ, 3 दिन पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। 10 मई 1857 ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिकों द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई। धीरे धीरे विद्रोह दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध, जगदीशपुर, यहाँ चारों तरफ फैल गया। दिल्ली में जाकर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया।
वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा है। ये पूछा जाता है किसने कहा है। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1857 की क्रांति पे। आगे, जो महारानी थी विक्टोरिया, 1858 की घोषणा में, 1857 की क्रांति के बाद जब घोषणा हुई, भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था विक्टोरिया ने। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, बताइए। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये 1858 की घोषणा में कहा गया था। एक क्वेश्चन ये है कि ये घोषणा किसने पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये कहा गया था। ये सब बातें थी उसमें, बताना है कि कौन सी पूरी की गई है कौन सी नहीं। अच्छा, भारतीय और यूरोपियन सभी राज्यों को समान व्यवहार मिलेगा, समान व्यवहार मिलेगा नहीं होगा, ये लाइन थोड़ा सा गलत है, लेकिन इसमें ये कहा गया था कि जो भारतीय हैं और यूरोपीय हैं, इनकी जो प्रजा है उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हम फ़र्क नहीं करेंगे अपनी प्रजा में, हम भारतीय लोगों को भी अपनी प्रजा मानते हैं, ये महारानी कह रही है, और ब्रिटेन के लोगों को भी अपनी प्रजा मानते हैं, सब समान रहेगा, इनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो इस तरह की बात है। शायद ये कथन नेगेटिव बनाया गया कि नहीं, समान व्यवहार नहीं होगा, ठीक है। और डी है, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या सही है। वास्तव में इस प्रश्न में ए और डी दोनों विकल्प सही हैं, ध्यान से देखिए। अब जानते हैं पीसीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए भाई, इसी की वजह से तो 1857 की क्रांति भड़की थी। हालांकि और भी चीज़ें थी कि धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, चर्बी और ये सारी बातें थी, तो वो था। और इसकी वजह से कहा गया कि हम हड़पेंगे नहीं, और आगे चल के हड़प की नीति को त्याग दिया गया, तो उस हिसाब से ये सही है। लेकिन ये भी था कि उस समय तक बहुत सारे नियम, जैसे सती प्रथा को रोक दिया गया, और भी चीज़ें। आज सती प्रथा होती और रोका जाता, और हम जितने समझदार अभी हो गए हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, ये सिचुएशन ही नहीं बनती, इस पर कोई विरोध नहीं करता। लेकिन उस समय बहुत सारे रूढ़िवादी लोग थे, हालांकि दुर्भाग्यवश अभी भी हैं बहुत सारे। तो क्या हुआ कि जब धार्मिक चोट पहुंची, सती प्रथा पर रोक दिया, नरबली प्रथा को रोक दिया, बच्चों को मार दिया जाता था, बच्चियों को उस समय भी, तो उसकी वजह से धार्मिक समूह आहत हुए, जो बहुत ही ज़्यादा धर्म के चक्कर में अंधे हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भाई इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम इनको सुधारना चाह रहे हैं और ये इसका हमें नेगेटिव असर हो रहा है, हमें अपना राज्य बढ़ाना है और पैसा कमाना है, यहाँ के संसाधनों को लूटना है, तो छोड़ो ये सब। तो ये भी किया गया। तो इस हिसाब से दोनों बातें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल वापस आते हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि 1857 की घोषणा के बाद ये सारी चीज़ें हो गई, ये सब मैंने आपको बता दिया। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? लाहौर, पटना, अमृतसर और पुणे, इनमें से कोई एक बताना है। सोच लिया आपने? देखते हैं। पटना, अच्छा। 1821 के आसपास बहावी आंदोलन की स्थापना का श्रेय भारत के सैयद अहमद राय बरेलवी को जाता है, जो कि शाह अब्दुल अजीज़ का शिष्य था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। शाह अजीज़ शाह वली उल्लाह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके संपर्क में आने के पश्चात राय बरेलवी पर बहावी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके चलते भारत में उसने पटना को बहावी आंदोलन का अपना केंद्र बनाया था। तो ये एक तथ्य आपको पता चल गया। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? 1 सेकंड में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में इसकी बात की थी, ठीक है ना। चलिए, राजा राम मोहन राय, आप जान गए। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1928 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक समाज सुधार संस्था की स्थापना की थी। ये एक तथ्य ध्यान रखिएगा, 1928 की बात है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज, ठीक है। लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिब्रू भाषाओं के ज्ञाता राजा राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया था, ठीक है, ये पूछा जाता है। उन्होंने संवाद कौमुदी
का संपादन किया था, ये पूछा गया है, आगे मिलेगा आपको। और मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था, ये भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब ये सही सही मिला दीजिए ज़रा। प्रार्थना समाज, इसके सामने राजा राम मोहन राय। अगर इसी को हम लें, अभी अभी हमने पढ़ा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ बाकी, तब फिर उत्तर पे बात करें। ब्रह्म समाज विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन। अब इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, सामने टी है। अगर हम एक पकड़ लें कि अभी अभी पढ़ा है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी कि 2 का ए होगा। ठीक है, 2 का ए कहाँ कहाँ है? 2 का ए यहाँ पे है, 2 का ए यहाँ पे है। इस तरह से आपको उत्तर मिलता है। ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं होता। सिर्फ आप एक भी जानते हैं तो कई बार आपको सीधे सीधे उत्तर मिल जाता है, कई बार आप 50% तक आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आपने इनमें से कौन सा चुना है। इसका डी है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में राणा डे ने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने किया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम बंगाल में किया था। ठीक है, ये सारे तथ्य याद रखिएगा। सूची 1 और 2 को मिलाइए और बताइए कौन सा सही है। किसने क्या किया था? ये गवर्नरों की बात हो रही है कि क्लाइव ने प्रेस से प्रतिबंध हटाया था या कोई और था। मैंटी के सामने बंगाल विभाजन की बात है। मैटकाफ बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन अंग्रेजी शिक्षा। तो ये आपने देख लिया। और ये यहाँ पे है कूट। मैंने आपको अभी बताया कैसे आप कर सकते हैं। दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर पे, जिसका उत्तर है ए। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। बैंटी के काल में लॉर्ड मैकाले ने 1833 में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। ये चैप्टर आपके एजुकेशन वाले में टॉप 300 की जो नोट दी गई है उसमें आपको है दिया गया बहुत अच्छे से। शिक्षा का जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में बहुत अच्छे से दिया गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। प्रेस पर से प्रतिबंध चार्ल्स मेटकाफ द्वारा हटाया गया, जबकि बंगाल विभाजन जो है वो कर्जन से जुड़ा हुआ है। इसने विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905। इस समय लागू हुआ था। कब घोषणा हुई थी, कब लागू हुआ था, कब आंदोलन शुरू हुआ इसके खिलाफ, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में। ये पूछा गया था क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था जी? 73, 74, 84 और 93। ये 1700 की बात हो रही है। तो बताइए। मेरे ख्याल से आपने ठीक सोचा है, ए है। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी की गतिविधियों ब्रिटिश सरकार को निगरानी में लाने, कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करने और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाने के लिए ये कानून पारित किया गया था। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वहाँ से एक कंपनी चली थी, लेकिन यहाँ आके इसकी शक्ति बढ़ गई और देख रही है सरकार ब्रिटेन की कि भारत में तो बाकायदा इन्होंने अपनी सरकार बना ली है। तो उनका ध्यान गया और उनको लगा कि भाई अब इसे रेगुलेट करना चाहिए, अपना ये हमसे बड़े ना हो जाएं। तो इस तरह से कुछ बातें की जानी चाहिए। तो ये लाया गया कानून, इसका नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में लागू किए गए इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे? 73 में आया, 74 में लागू हुआ। प्रावधान क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया। ठीक है, डायरेक्टर्स होते थे जो कंपनी के संचालन में निर्णय लेते थे महत्वपूर्ण। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नर इसके अधीन हो गए। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई, उसकी स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक सीमित था। तो उस तरह से नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया जैसे हमारे यहाँ है तो पूरे देश में उसका कार्यक्षेत्र है। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक उसका कार्यक्षेत्र था। बिना लाइसेंस के कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि बहुत से कंपनी के कर्मचारी अपना ही व्यापार करने लगते थे अलग से पैसा ज़्यादा कमाने के लिए। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, तो ये एक महत्वपूर्ण शक्ति दी गई। 1784 में पारित किया गया
पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अभी डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे ना, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तथा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक काम है वो अलग तरीके से संचालित होंगे और जो राजनीतिक काम है वो अलग तरीके से, उनको अलग अलग किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया भाई? 5, 9, 11, 20, 1905, 1909, ऐसे आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसको भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। मार्ले मिंटो जो है, मिंटो जो थे वो आप जानते हैं गवर्नर थे और राज्य सचिव थे मार्ले, तो दोनों का नाम एक साथ जोड़ दिया गया, दोनों ने मिलकर इस पर ज़्यादा विचार किया था, तो ये सुधार का नाम मार्ले मिंटो सुधार कर दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम इसका औपचारिक नाम है। तो इसके प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं। केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बुराई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी। ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, अभी आप दिमाग में रख लें तो आगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप मुस्कुराएंगे। किस कानून में पृथक निर्वाचन की बात की गई थी? यूपीएससी का पीवाईक्यू देखिए, वहाँ भी कई बार दिखेगा। ऐसी व्यवस्था के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में विभाजन का बीज बो दिया था। आगे चल के 1947 में भारत के विभाजन का कारण भी यही बना। मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ऐसे हिंदी में नहीं बोला था इंग्लिश में बोला था। अच्छा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, इनके विधान परिषदों की संख्या और उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई और केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों में एक एक भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये कुछ प्रावधान है, इन प्रावधानों से प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन था? कैनिंग, लिटन, मेयो, डफरिन, किसके काल में बात की गई थी बताइए। चलिए देखते हैं आपका उत्तर सही है कि नहीं। इसका उत्तर है ए। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई। भारतीय दंड संहिता, नाम आपने सुना, अभी हाल ही में इनको रिप्लेस करके नए कानून बनाए गए हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ये सब पारित किए गए। और इसी समय पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय बनाए गए। ये पूछा गया है आगे, ध्यान रखिएगा। कैनिंग के समय में एक चीज़ और हुई थी कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। मेयो की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना कराई थी 1869 से 72 के बीच। लॉर्ड लिटन की बात करें तो इसके समय में स्ट्रेची अकाल आयोग आया था अकाल पे अध्ययन करने के लिए, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, इंडियन आर्म्स एक्ट पारित किए गए लिटन के टाइम पे। और डफरिन के समय में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये उसका कार्यकाल है, आप देख लीजिए 85 बीच में ही पड़ता है, ठीक है। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ था डफरिन के समय में, और बंगाल, अवध और पंजाब के टेनेंसी एक्ट भी पारित किए गए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें कौन नहीं थे। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 4 बार मिलेगा, तो इसको अभी से आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया आगे भी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी, इनमें से कौन नहीं था? 3 तो थे, एक कोई व्यक्ति नहीं था। मेरे ख्याल से आप सही जा रहे हैं, इसका डी है, एमरी नहीं थे, बाकी थे। 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। इनमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष और शेष जो है उसके सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, और किसके द्वारा? जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा।
आप कह सकते हैं जो पंचायती राज जिसको हम आज कहते हैं उसकी शुरुआत इस समय की गई थी, वो उसी टाइप की व्यवस्था थी। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की बात हो रही है। सोच लिया आपने? चलिए देखते हैं आप डी चुनते हैं कि क्या चुनते हैं। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है बी और डी में। फिलहाल लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है, कई सारे लोग लिटन और रिपन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो लिस्ट दी गई है गवर्नरों की उसको डेट वाइज क्रम वाइज अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे सही हो जाएंगे। इसके अंतर्गत मैं आ गया पॉइंट पे। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों, जिलों में उप विभाग, तहसील में बोर्ड तथा नगर में नगर पालिकाओं का गठन करके इन्हें सशक्त किया गया। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। रिपन के समय में ही प्रथम नियमित जनगणना, ध्यान रखिएगा अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक जनगणना हो गई थी, लेकिन रेगुलर कहाँ से शुरू हुआ, नियमित रूप से वो रिपन के समय में हुआ था। तथा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है, फैक्ट्री कानून पारित किया गया। शैक्षिक सुधारों के लिए रिपन ने हंटर आयोग की नियुक्ति की थी। हंटर आयोग हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। रिपन ने प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती गवर्नर लिटन द्वारा पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया तथा इल्बर्ट बिल पारित करके भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया, किंतु यूरोपियों के विरोध के चलते यह अधिकार वापस लेना पड़ा। ये जो इल्बर्ट बिल विवाद है इस पे लगातार 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। लगातार नहीं, मेरे ख्याल से एक बार पूछने के 1 साल गैप करके या 2 साल गैप करके सेम क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछा है, लेकिन पूछना यही था कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था। तो आप समझ ही गए इसमें क्या है कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो यूरोपियों के मुकदमे भी सुन सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं भेदभाव छुआछूत की बात थी कि जो गोरे हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो काले हैं वो हमारे लिए जज कैसे बन सकते हैं, वो हमारा मुकदमा कैसे देखेंगे, कैसे उस पर अपना जजमेंट देंगे। विरोध हुआ, फिर वापस लेना पड़ा। आगे चलते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तारीख को हुआ? 1905 तो कॉमन है, अब यहाँ देखना है। 20 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, 7 नवंबर। सोच लीजिए, फिर मैं नकल करके बताता हूँ। बंग भंग विरोधी आंदोलन, देखिए बंगाल विभाजन का जो आदेश है वो 19 जुलाई 1905 को करजन ने दिया। तथ्य ये एक हो गया, 2 तथ्य हो गए। 7 अगस्त 1905 को आंदोलन प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर को ये विभाजन लागू हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये लागू हो गया। इसके चलते इस दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो जब आपसे पूछा जाए कि शोक दिवस कब मनाया गया तो ध्यान रखिए जिस दिन लागू हुआ उसी दिन। लेकिन कब ये आंदोलन शुरू हुआ तो ये 7 अगस्त को हुआ, और 2023 में इसी 7 अगस्त को आधार बना के यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा था। सेम ये यही था डेट वाला। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को आप किस रूप में जानते हैं? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, या असहयोग आंदोलन के लिए जानते हैं, या गांधीर में समझौते के लिए, या फिर महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए? अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको याद दिलाया था जब पिछले पार्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर है डी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ प्रारंभ किया। उन्होंने दांडी में समुद्र के किनारे 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर अंग्रेजी कानून की अवज्ञा की, कानून को तोड़ा। ठीक है। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन के बारे में हमने डिस्कस किया है, पढ़ा है। तो खिलाफत स्वराज, स्वराज पार्टी, ये खिलाफत आंदोलन, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन अलग अलग रूपों में पहले आ चुके हैं, तो हो गया। फिलहाल मेन बात है, इसका असली नाम पड़ गया बाद में स्वराज पार्टी, लेकिन शुरू में नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी। स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, CR दास और मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर ने। चलिए, आप, मुझे पता है आपने सही उत्तर दिया है क्योंकि आपने पहले देख लिया था, क्वेश्चन पहले आया है। तो ये खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और
मोतीलाल नेहरू ने किया था। विस्तार से हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा था पहले भी, बहुत सारे तथ्य वहाँ पे हैं। स्थापना हुई थी 1923 में, 1922 में कहीं कहीं पे मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है, और CR दास इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटनाएं हैं, ये क्वेश्चन अब कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। पिछले 10 सालों में आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यू है कि 1 या 2 प्रश्न आते ही आते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई, क्रम में लगाइए। पहले जो हुई थी उसको पहले रखिए, उसके बाद वाली को फिर, उसके बाद वाली को फिर, ऐसे। तो बताइए, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। सोच लीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज करके सोच के तब उत्तर दीजिए। ये देखिए क्रम बनाया गया, इसमें से चुन लीजिए और यहाँ आइए अब उत्तर की बात कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन 20 में शुरू हुआ, दांडी मार्च 30 में और भारत छोड़ो आंदोलन 42 में। फिर से याद दिला दूं, जो 29 साल वाली आपको नोट दी गई है उसमें हिस्ट्री जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे ये सारी घटनाएं जिनको घुमा फिरा के पूछा जाता है, लगभग 20-25 होंगी, उनको हमने एक लिस्ट बना के एक पेज में दे दिया, उनको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, रट लीजिएगा। आगे 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ किए गए थे? ये तो आसान है, तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और अरविंद घोष, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्रपाल। इस पर हमने डिस्कस किया है तो आपको उत्तर मिल गया है, बाकी चीज़ें यहाँ पे हैं। वास्तव में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा 1908 में की गई थी। वे लगातार 7-8 वर्ष तक इसके तहत आंदोलन को लोकप्रिय बनाती रहीं, लेकिन कांग्रेस द्वारा 1915 में लीग स्थापना की अनुमति नहीं मिली और इसलिए उन्होंने फिर आगे चल के होम रूल लीग की स्थापना मतलब नहीं कर पाई, बाद में उन्होंने किया था खुद से ही। इसी बीच तिलक ने अप्रैल में 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना कर ली, फिर उसी साल सितंबर में जाके एनी बेसेंट ने की। इस पर हमने डिस्कस किया था कि किसने पहले की, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गया दोबारा से। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या मतलब है? अहिंसा का क्या अर्थ है गांधी जी की नज़र में? सत्य की प्राप्ति का रास्ता है ये, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता है, या ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता है, या फिर आत्मविलीनीकरण है? क्या है अहिंसा का मतलब? देखते हैं आप में से कितने दोस्त सही करते हैं। इसका उत्तर है सत्य प्राप्ति का रास्ता है। गांधी जी आंदोलन के 2 प्रमुख उनके अस्त्र थे, पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। गांधी जी सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन मानते थे। इसका मतलब ये है, साध्य और साधन का मतलब समझिए। साधन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के माध्यम से कोई चीज़ पानी है, तो जिसके माध्यम से हमें पानी है वो साध्य है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के सामने एक आम का पेड़ है और उस पे आम लगा हुआ है, तो आपका जो साधन है, एक डंडा आपने उठाया, ये साधन है। इस डंडे से आप चलाएंगे वो पेड़ पे और आम आपका टारगेट है, तो आपका डंडा जो है वो साधन है और साध्य का मतलब आपका टारगेट है वो आम। वैसे ये कह रहे थे कि जो अहिंसा है वो एक साधन है, इसके माध्यम से हम टारगेट प्राप्त करेंगे, जो कि असली चीज़ है वो है सत्य। ठीक है, मिल गया। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा सत्य की प्राप्ति का ही एक मार्ग था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना। हिस्ट्री में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है 1940 से 47, वो 10 सालों का इतिहास बहुत संक्षिप्त में टॉपिक वाइज दिया गया। उसमें सारी जो है माउंटबेटन, वेबल, अगस्त, शिमला, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखने का मतलब अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिलहाल देखते हैं आपका क्या उत्तर है। इसका उत्तर है सी। वैसे तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी में घोषणा की थी, 20 फरवरी को, इसे फरवरी घोषणा पत्र कहते हैं, कि हम 1948 तक जून महीने में भारत को छोड़ देंगे, ये उन्होंने कह दिया था। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता हमें माउंटबेटन योजना से ही प्राप्त हुई, और माउंटबेटन की जो 24 मार्च 1947 को
माउंटबेटन, जो कि 24 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना दी, जिसके द्वारा 15 अगस्त को भारत और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में बताना है, जैसा कि क्वेश्चन अभी था। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी इरविन समझौता, इनको आप देख लीजिए। आगे आप सन लिख लीजिए और फिर आप देखिए ये कोड, ये भी ऊपर पहले आ गया, ये यहाँ पे है, तो इसका क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया ABCD का, कोई बात नहीं, लेकिन इस कोड में से आप चुन लीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रॉलेट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में, होम रूल आंदोलन 1908 से वैसे हुआ, 16 तक चला, तो 16 वाला जो है आप मान सकते हैं। ठीक है। गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम, घनश्याम दास बिरला, BR अम्बेडकर या अमृतलाल ठक्कर? बताइए। इसका सही उत्तर है बी। 1932 में पूना समझौता, आप जानते हैं, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है कि एक्चुअल में किसके बीच हुआ था, समझौता किसने किया था। आगे क्वेश्चन आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल मोटे तौर पे आप जानिए कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है। इस समझौते में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की योजना समाप्त करके उनके लिए सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था। बात कहाँ से शुरू होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कहानी। सांप्रदायिक, उस समय के मेरे ख्याल से इरविन ने ही ये घोषणा किया था कि सांप्रदायिक तौर पे और विभाजन करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। उसमें ये था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था और भी वर्गों के लिए, वैसे 1919 में मुस्लिमों के लिए कर दिया गया, इसमें और भी वर्गों के लिए किया गया, तो उसके पक्ष में अम्बेडकर साहब थे। गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, इससे देश और विभाजित हो जाएगा। गांधी जी अनशन पे बैठ गए, फिर इन पे दबाव बनाया गया कि चलिए आप समझौता करिए। तो जो भी है, देश के हित में सोचते हुए, जो भी सोचते हुए समझौता किया गया और कहा गया कि ठीक है, पृथक निर्वाचन तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं कि आरक्षित कर देंगे सीटें। तो इसी को ही पूना समझौता कहा गया। ठीक है। पूना पैक्ट के बाद स्थापित किए गए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिरला थे। तो ये आपका उत्तर है। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो बताना ये है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। सोच लिया आपने? चलिए अब मेरी बारी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, किसने किया था? मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, रोहिलों ने? देखते हैं आपका उत्तर। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 1761 में लड़ा गया, मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठे इस युद्ध में हार गए थे। अब आते हैं भूगोल पे। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये आप जानते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे ख्याल से आपने सही उत्तर देखा होगा, क्यूबा है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, फिर भी पानी की दिक्कत अब तो और समस्या हो रही है। दिल्ली में, शिमला में, अब बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना इसका कारण है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में ज़ोर होना, यानी कि कुछ ही महीनों तक वर्षा होती, साल भर तो होती नहीं, या फिर उपर्युक्त सभी? ये बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये सारे ऑप्शन सही हैं, अपनी अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा सबका योगदान है। हालांकि एक चीज़ और हम कह सकते हैं, आधुनिक समय में हम देखें तो मिसमैनेजमेंट भी है। हम तो अब मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, ज़बरदस्ती हम घुस रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो पानी जो बरस रहा है उसको तो मैनेज कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
भारत में यद्यपि वर्षा बहुत होती है, लेकिन ये केवल मानसून में ही होती है, मानसून के महीनों में। साथ ही यहाँ पर वर्षा का पानी अधिकांशतः बहकर या भाप बनकर बेकार चला जाता है, तो इसलिए हमें पानी पर्याप्त नहीं मिलता। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको बताना है। हरियाणा पंजाब राजस्थान, पंजाब जम्मू कश्मीर राजस्थान, उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान या उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर और पंजाब। ये पढ़ते समय मुझे एक चीज़ एहसास हुई कि मुझे ये सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो जब ऐसे ऑप्शन हो तो मैं कोशिश करूँगा ना पढ़ूँ। फिलहाल आंसर सोच लिया। चलिए, यहाँ कुछ तथ्य बहुत अच्छे हैं, इनको देख लीजिए। इसका ए है, पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नांगल परियोजना, तो ये सतलज याद कर लीजिए। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इस परियोजना का लाभ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलता है। यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और भाखड़ा बांध के पीछे बनाई गई गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइए कौन? मेरे ख्याल से आप सही हैं, क्योंकि एक ब्रांड है वहाँ से, असम से, तो आप समझ जाएंगे। भारत चाय का प्रमुख उत्पादक और विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% उत्पादित होता है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में चाय की ज़्यादा खेती होती है। चाय उत्पादन में दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, जहाँ पर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग मेरे ध्यान में आया था, तो सॉरी, ये मेरे ध्यान में जो चल रहा था उसके आधार पे मैंने सॉरी बोला। ये दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है और ये एक ब्रांड है। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जिलों में भी चाय का उत्पादन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक कथन बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है कि दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है, तो आपसे गलती हो सकती है, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो अगर ऐसा बने कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उत्पादित होती है? तमिलनाडु में। इन राज्यों के अलावा ये कुछ राज्य हैं एक्स्ट्रा, तो आप इनको चाहें तो ध्यान रखिए, चाहे छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में कोरबा किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए या फिर इस्पात के लिए? सोच लिया। एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश, और बॉक्साइट नामक अयस्क प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 44% अकेले मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है, तो आप समझ गए। इसके बाद सूची को मिलाना है, सिंगरौली, खजुराहोट, कोयली और आनंद, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको बाकी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि आनंद दूध से संबंधित है, तो भी आप बहुत अच्छे से आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं डी का 2, तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये पहली लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये डी के सीध में है ना, सिधाई में, तो डी का 2 यहीं पे आ रहा है। सी का जो है आप देखिए ऐसे ऐसे, तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डी का 2 आपने देख लिया तो आपको उत्तर मिल गया। ये इस तरह से भी कभी कभी यहाँ पे ABCD, यहाँ पर ABCD, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें मिलाना क्या था। मैंने कई साल पहले जब पहली बार देखा तो कुछ सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा ठहर गया था, ये क्या है, ये क्वेश्चन ही गलत छाप दिया है। तो जब यहाँ ABCD हो, यहाँ ABCD हो, तो समझ जाइए कि ये ABCD जो दिया गया ऊपर कथन में, तो डी का 4, डी का 2, डी का ऐसे मिलाया गया है इस कथन में। तो फिलहाल हमें उत्तर मिल चुका है, तो चलते हैं आगे। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में कोयला उत्पादक क्षेत्र है। खजुराहोट सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयली गुजरात में है, गुजरात राज्य में स्थित है। ये तेल उत्पादक क्षेत्र है, यहीं पर तेल शोधनशाला भी है। आनंद गुजरात में है, दूध उत्पादन के लिए फेमस है। अमूल ब्रांड आप जानते ही हैं। तो यह आपने समझ लिया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। भारत चमड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत से, किसको किया जाता है? अमेरिका को,
सोवियत संघ को, इंग्लैंड को, जर्मनी को, किसको? ये आपका उत्तर यहाँ है। चमड़ा उद्योग भारत का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है। भारत से चमड़े का सर्वाधिक निर्यात पश्चिमी जर्मनी, अब जर्मनी हो गया है, उस समय पश्चिमी जर्मनी था, उसको किया जाता है। जर्मनी की दीवार ध्यान है ना। चमड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रमुख रूप से स्थापित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। इसके बाद इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। कुछ ध्यान आया? पहले हमने पढ़ा है इसको। वो कौन सी डेट है जब हम देखते हैं कि दिन और रात बराबर होती हैं? सोच लीजिए, देख लीजिए, बाकी उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। जब सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं तब दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, 24 घंटे में विभाजित हो गया। पृथ्वी की यही स्थिति इक्विनॉक्स कहलाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स होता है। इसे वसंत विषुव या शरद विषुव की संज्ञा दी गई है। इसके बाद डेटम रेखा पूछा गया है पहले भी, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डेटम रेखा क्या है? आप विकल्प नहीं देखेंगे तो भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये पूछा गया है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वह काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गहराई या ऊंचाई मापी जाती है। मैंने बताया था आपको ऐसे बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी शुरू हो गया तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, एक रेखा मान लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे, इधर पहाड़ वगैरह नापना है, यहाँ समुद्र की गहराई मापनी है, तो ये जो रेखा है इसे ही डेटम रेखा कहा जाता है। ठीक है। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम में शैलों में पाया जाता है? किस क्रम की शैलों में पाया जाता है लौह अयस्क? विंध्यन, कडप्पा, कुडप्पा भी होता है कहीं कहीं पे, और धारवाड़, गोंडवाना। गोंडवाना क्वेश्चन आपको आगे दिखेगा कई बार, फिलहाल ये उत्तर नहीं है, तो बताइए कौन सा उत्तर है? मैंने तो एक वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था, सी। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ और कुडप्पा जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट तथा लिमोनाइट लोहे के प्रमुख अयस्क हैं और इनमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा जो है वो मैग्नेटाइट में होती है, 72%। ये पूछा जाता है। ऐसे कोयले में पूछा जाता है कि कोयले के जो 3 प्रकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस में होती है। ठीक है। इसके बाद हेमेटाइट में इतना % होता है। भारत में हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गोंडवाना और विंध्यन क्रम की चट्टानों में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये आगे मिलेगा आपको। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना, तो लगभग सारा कोयला उधर ही पाया जा रहा है। मैनीगाट रेखा थी, क्या थी? मैनीगाट रेखा नहीं, मैगीनाट रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा, अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। बताइए। इसका उत्तर है ए, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा थी, तो बस ये ध्यान रख लीजिए। बाकी हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और अमेरिका और कनाडा के बीच ये कौन सा था जी? रुकिए मैं पूरा पढ़ देता। हाँ, 49 डिग्री। 49वीं समानांतर रेखा जो अक्षांश रेखा है वो पाकिस्तान का है, कनाडा और अमेरिका को अलग करती है। और इस बार 2024 में यूपीएससी ने एक कथन पूछा था कि किन देशों की सीमा सबसे लंबी है, उसमें ये कनाडा और अमेरिका वाला ऑप्शन सही था। अगर आप किसी भी बहाने ये पढ़े होंगे तो आपका ये उत्तर सही हो जाता। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, मोटे तौर पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये क्या लिखा है जी? अफगानिस्तान ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, मुझे ऑप्शन पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पढ़ना चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आगे ये कुछ बेसिक बातें हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गोबी मरुस्थल थोड़ा समझ लीजिए कि तीसरे स्थान पे गोबी मरुस्थल एशिया में है, मंगोलिया में ये है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समुद्री यात्री और देश, किस देश के वो थे, ये मिलाना है। वास्को डी गामा, उसके सामने स्पेन है,
और कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान ये बहुत महत्वपूर्ण खोजी यात्री रहे हैं। भूगोल अगर आपका ऑप्शनल होगा तो आप इनके बारे में अलग से बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारे द्वीप, देश इन्होंने खोजे, समुद्री मार्ग खोजे, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बाकी इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको मिलाना है ये, ठीक है। ये थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप मिला लीजिए और यहाँ पे आप देख लीजिए तथ्य। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था और ये भारत आया था इस 1498 में। कोलंबस स्पेन का निवासी था, अमेरिका की खोज की। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से था, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, मणिपुर, त्रिपुरा। भारत में बारिश का पैटर्न कैसा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी प्रश्न आते हैं। इसका उत्तर है बी। भारत में वर्षा का वितरण बहुत असमान है। एक और राजस्थान में, पूरी कहानी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाला नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी में। अवमूल्यन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? कीमतों में कमी, घाटे की अर्थव्यवस्था, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना या मुद्रा के मूल्य में सोने के आधार पर कमी, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, सोने के आधार पर कि किसी और चीज़ के आधार पर। कुछ ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं। अवमूल्यन का अर्थ होता है अन्य देशों की मुद्राओं से अपने देश की मुद्रा का मूल्य गिराना। उस समय जब ये क्वेश्चन बनाया गया, सोने के आधार पर ही ज़्यादातर चीज़ें होती थी, अब डॉलर के आधार पर तुलना की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में अभी 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 49 में, 66 में, 91 में। तो दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देना, ये अवमूल्यन होता है। इससे निर्यात में फ़ायदा होता है। निर्यात में हमारे यहाँ की चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं तो ज़्यादा निर्यात होता है, और जब हमारे यहाँ से चीज़ें निर्यात होंगी तो विदेशी पैसा मिलेगा, हमें लाभ होगा। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। इसके कंसेप्ट में हमने टॉप 300 में बात की है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? धान, मक्का, ज्वार, गेहूँ। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं धान और गेहूँ के बीच में। फिलहाल मेरे ख्याल से आप इतने स्मार्ट हैं, आपने आंसर खोज लिया है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 1966-67 में नई कृषि नीति के अंतर्गत अपनाए गए उन्नत बीजों के प्रयोग और बहुफसली कार्यक्रम को अपनाए जाने के बाद हुआ। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक तथा वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, इनकी अभी तो मृत्यु हो चुकी है, तो आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये अध्यक्ष रहे थे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा, इसके बाद धान, फिर गन्ना की बारी आती है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम हरित क्रांति के बारे में सोचते हैं तो धान ही हमारे दिमाग में ज़्यादा आता है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा। हरित क्रांति के जनक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। 2018 या 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस में ही, इनके नाम को लेकर के। तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये तथ्य रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में भुगतान संतुलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार? भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों में कमी, या फर्म को पूंजी और ऋण का अंतर, सरकारी बजट में चालू व्यय तथा चालू बजट का अंतर, एक देश के निवासीगण और शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। भुगतान संतुलन देखते हैं आपने पढ़ा है कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है कहना, लेकिन ठीक है, इसका डी सही है। भुगतान संतुलन वह व्यवस्था होती है जब आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो, इसको हम पॉजिटिव भुगतान संतुलन कहते हैं। यदि निर्यात मूल्यों की अपेक्षा आयात मूल्यों पर कमी कर दी जाए तो हमें आयात का भुगतान निर्यात की अपेक्षा कम करना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति बनेगी। डी ऑप्शन चुना, उसका सीधा सा मतलब है कि एक देश दूसरे देश के बीच में जो आयात निर्यात होता है उसमें जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका संतुलन कैसा है। हम अपने यहाँ से कितना आयात करते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, इस देश से कितना आयात करते हैं,
इसी का संतुलन बिठाया जाता है। तो कभी कभी इन देश की जनता को नाम लेकर के पूछ लें या किसी भी तरीके से बात दो देशों के बीच में आयात निर्यात की हो रही है। दो देश नहीं कह सकते तो एक देश और बाकी दुनिया कह लीजिए कि एक देश का दुनिया में किन किन देशों से आयात निर्यात होता है। अब चलते हैं आगे। विज्ञान में परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। एक बात तो यहाँ पे समझा दी गई कि परमाणु बम विखंडन पे काम करता है, हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? संलयन, विखंडन, हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट या डायनामाइट और ये TNT का विस्फोट। मेरे ख्याल से आपको पता है इसका उत्तर है ए। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन से होता है, तो ये आप जान गए। और बाकी इसके बारे में हमने डिस्कस किया काफ़ी, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाइड्रोजन बम जो है वो संलयन का काम करता है, संलयन से होता है। इसमें एक सिद्धांत मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा सा। विखंडन में ये होता है कि कोई मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई परमाणु है, इसे हमने तोड़ दिया, इसको एनर्जी दी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, ये टूट गया। तो जब ये टूटा तो और ज़्यादा एनर्जी निकली, ये विखंडन है। संलयन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक परमाणु है, यहाँ पे एक परमाणु है, हमने इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना प्रेशर बनाया कि ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इससे और ज़्यादा जो है एनर्जी निकलेगी। जो सूरज के अंदर हो रहा है वो संलयन ही हो रहा है, हाइड्रोजन के अणु मिल मिल के हीलियम बना रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। विखंडन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन संलयन को कंट्रोल करना बहुत खतरनाक होता है। देख रहे हैं यहाँ पे बन भी गया खतरनाक वाला। तो ये चीज़ है समझने लायक। उससे एक चैन बन जाती है संलयन में, एक के बाद एक संलयन होता जाता है। अच्छा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है? ये तो बेसिक सी बात है, आपने पढ़ी होगी। कथन एक बार पढ़ लीजिए चारों के चारों, बाकी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी, क्योंकि वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए लोहे का जहाज जल पर तैरता है, जबकि लोहे की जो कील है वो समुद्र में डूब जाती है। एक चीज़ और यहाँ पे है, थोड़ा सा समझा दें कि इसमें क्षेत्रफल का भी जो है योगदान होता है कि अगर वो बहुत अधिक पानी हटा पाया, जितना अपने आकार के बराबर पानी, अपने भार के बराबर पानी अगर उसने हटा दिया तो डूब जाएगा, ये भी होता है। और उसका क्षेत्रफल हमने बढ़ा दिया तो ऊपर ही उसका दबाव, मतलब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उतना नहीं हटा पाता। या इस तरह से कहें कि कील का जो क्षेत्रफल है वो कम है, जल्दी से डूब गया, इसका चौड़ा है। इसके बारे में हम विस्तार से कभी बाद में बात करेंगे, यहाँ समझाएंगे। बेसिकली आपने इंटर में पढ़ा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाने से ये क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार दिखेगा, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 1, 2, 6, अनंत कितना? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। और अनंत प्रतिबिंब बनेंगे दो समानांतर दर्पणों के बीच में, तो ये ठीक है। तेल जल के तल पर तैरता है, क्यों ऐसा होता है? गिलास में पानी है, उस पर एक बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए, ऊपर तैरेगा। तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, तेल का तल तनाव, पृष्ठ तनाव जिसको बोल सकते हैं हम, पानी से कम है। ठीक है, देखते हैं आपका उत्तर क्या है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही यह बूंद के रूप में गिरने पर गोल हो जाता है, परंतु तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह फैल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपने इंटर में हाई स्कूल में पढ़ी है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन उस समय पूछे जाते थे, अब कम पूछे जाते, तो मेरे ख्याल से आपको पता है, गैलीलियो ने किया था। बाकी मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, तो कुछ बातें समझ लीजिए। एडिसन ने ग्रामोफोन का, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का और गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला का आविष्कार किया था, तो ये मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि क्या होता है ये भी आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा वो लगाने की ज़रूरत नहीं। आप घर्षण के बारे में थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि भाई वहाँ घर्षण कम होगा,
तो फिसलने की संभावना ज़्यादा होती है, गिर जाते हैं। ये भी क्वेश्चंस कम रिपीट होते हैं, पहले पूछे जाते थे, ये सामान्य हो गए हैं। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको याद दिला देता हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। दूरदर्शन के संकेत का एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकना ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, अच्छे कंसेप्ट बनाया गया है। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल्स पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये धरती है, यहाँ से सिग्नल गया, यहाँ से टकरा के यहाँ आया, अब यहाँ से एक टकरा के यहाँ आ रहा हो, अब यहाँ से एक टकरा के इधर चला जाएगा, तो यहाँ जो व्यक्ति है उसको तो नहीं सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, जो पेंडुलम घड़ियाँ होती हैं, लोलक घड़ी जिसको बोलते हैं, वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अब कम पूछा जाता है। आप एक बार विकल्प पढ़ लीजिए, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। भाई थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है तो थोड़ा धीमा हो जाता है। ठीक है, गर्मी में, गर्मी की वजह से लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, इधर से आके इधर जाने में समय थोड़ा कम लगता है। जाड़े में थोड़ा सा पास जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रसार के कारण लोलक घड़ियों की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी, थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ज़्यादा ऊंचाई पर जाएं, पहाड़ी पे जाएं, पर्वत पे जाएं, तो 100 डिग्री के नीचे, यानी कि पानी का टेम्परेचर अभी 100 नहीं हुआ है, तभी पानी उबलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है और उसके उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, क्योंकि पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण ऐसा होता है, या फिर कोई नहीं। ये आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, ऊंचाई पर जाने पर खाना देर से पकता है, क्योंकि दबाव कम हो जाने के कारण जल का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो घट जाता है और जल कम तापमान पर ही उबलने लगता है। कभी खाने को लेकर पूछ लिया जाए, कभी पानी को लेकर पूछ लिया जाए, तो ये खाना पानी वाला ध्यान रखिएगा। डीजल इंजन प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, ये क्वेश्चन है। डीजल की वाष्प और वायु, या केवल डीजल, या डीजल और पेट्रोल का मिश्रण, या डीजल, वायु तथा पेट्रोल का मिश्रण। इसमें ईंधन कौन सा होता है? चलिए देख लेते हैं। इसका ए सही है। डीजल इंजन में दहन के लिए पेट्रोल इंजन की तरह कार्बोरेटर नहीं होता, अतः इसमें सिलेंडर के भीतर की हवा को इतना संपीड़ित कर दिया जाता है कि वायु का तापमान 800% तक पहुंच जाता है, और यही तापमान स्फूलिंग दहन, मतलब दहन जिसको कहते हैं, उसका कार्य करता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। पेंसिल का लेड क्या होता है? ये आपको बचपन से पता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये पूछा गया था, आप जान गए। इसके बाद ग्रेफाइट के बारे में हमने काफ़ी पहले ही बात किया था। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे चल के। एक सामुदायिक जानवर है, एक जलीय पौधा है, एक पौधीय रोग है, या एक जड़ रहित पौधा है? क्या है ये आपको बताना है। सोच लिया, हाइड्रोफाइट, ये पूछा गया है आगे चल के। देखिए, हाइड्रोफाइट यानी कि जलोद्भिद जलीय पौधे होते हैं जो जल में या फिर ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल से संतृप्त हो, दलदल वगैरह मिट्टी में। समुद्र में पाई जाने वाली हेल मछली पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है। हेल नहीं जी, व्हेल मछली। जबकि अमर बेल एक जड़ रहित परपोषी वनस्पति है। इसके बाद निम्न में से कौन सा सही है ये बताना है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो बनता है कि शुद्ध होता है कि गुजरता है कि उसी में मिल जाता है, बताना है आपको। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही है। देखिए, मानव शरीर में संपूर्ण रक्त जो किडनी है उसी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, वृक्क बोलते हैं किडनी को। यह रक्त में फास्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को पृथक कर देता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि पीएच मान को अस्थायी बनाए रखता है, और रक्त के परासरणी दाब को तथा उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करता है। ये रुधिर और उत्तक द्रव में जल और लवणों की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब बनाए रखता है,
ऑक्सीजन की कमी होने पर एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल जो रोधिकाएँ हैं आरबीसी हैं उनके तेज़ी से बनने में सहायक होता है। वृक्क कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण अधिशेष भाग जैसे शर्करा एमिनो अम्ल इनका निष्कासन करता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। अब जानते हैं ये फेल हो जाता है तो आदमी मर जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से हाँ अभी है जी क्वेश्चंस हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ है प्राणियों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, ये महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का ज़्यादातर जो पदार्थ पानी निकाल दें तो जो पदार्थ बच रहा है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जान गए आप। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, एक मतलब किसे दी जाती है? ये ट्रिपल एंटीजन है, दवाई आप कहिए कि ये क्या कहते हैं, टीका कहिए। पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया रोकने के लिए, या डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस रोकने के लिए, ये रोकने के लिए, ये रोकने के लिए। ये सारे ऑप्शन है, मैं सब पढ़ूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ एक बार में मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो ट्रिपल एंटीजन है ये टीका है, ये बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसे डीपीटी टीका भी कहा जाता है। तो ये हो गया। बाकी कब कब दिया जाता है ये मत पढ़िएगा, बस ऐसे ही एक बार पढ़ लिया तो हो गया। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में इनमें से कौन सा है जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन या सिस्टोसिन? सोच लीजिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही इसका उत्तर आएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे उत्तर, कोई बात नहीं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में, अभी हमने गुणसूत्र की बात की थी पिछले में कि जो पौधों का गुणसूत्र होता है, जीवों का जो होता है, उनमें क्या अंतर होता है। गुणसूत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में पाए जाने वाले जीन डीएनए के बने होते हैं। असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बने डीएनए आनुवांशिक लक्षणों का संवाहक होता है। कोई व्यक्ति के किसी व्यक्ति के अंदर कैसे लक्षण होंगे, आनुवांशिक लक्षण, आंखें कैसी दिखेंगी, नाक कैसा होगा, शरीर की बनावट, वो सब डीएनए से पता चलता है। डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं, ये हैं इनका नाम। डीएनए की रचना का यह आधारभूत नियम है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़े बनाता है। डीएनए की संरचना से स्पष्ट है कि टायरोसिन डीएनए का यौगिक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, और उसका कारण है कि भारत नाभिकीय संयंत्र नहीं बनाएगा। इसका फॉर्मेट आपको पता है, मैंने डिस्कस किया है, तो आप सोच लीजिए और इसका उत्तर सोच के बताइए क्या है। देखिए, भारत अपने परमाणु संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संयंत्र निरीक्षण आयोग से जांच हेतु तैयार नहीं है, क्योंकि इससे उसकी तकनीकी संबंधी गोपनीयता भंग होने की आशंका है। ये उस समय की बात है, आप समझ रहे हैं कि हम 1994 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो ये होता था कि भाई जांच कराइए आपके यहाँ, जैसे ईरान का नहीं होता कि जांच करते हैं सब कि भाई तुम कहीं परमाणु बम तो नहीं बना रहे हो, कितना बना रहे हो। तो इससे हमारी प्राइवेसी की बात थी, तो हम नहीं जांच कराना चाहते थे। भारत द्वारा परमाणु बम बनाने का विकल्प खुला रखा गया, ऐसा हमने कहा ही नहीं कि हम नहीं बनाएंगे, भाई हमने बना रखा है। ठीक है, और भी बना सकते हैं, तो ये खुला हुआ है ऑप्शन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, और कारण है उसे विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ये 2 बातें हैं और इनका आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं सीधे यहाँ पढ़ देता हूँ। रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु का विखंडन सर्वप्रथम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, परमाणु का विखंडन करने के बाद रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सामने भाषण दिया और कहा कि देखो, मनुष्य को नाभिकीय ऊर्जा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि रदरफोर्ड को यह विश्वास था कि आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया द्रव्य को ऊर्जा में O=mc² बताया था ना कि पदार्थ एनर्जी में बदल सकता है। वो कहा कि ये सब फेल हो जाएगा, ये सब काम नहीं करेगा। ठीक, रदरफोर्ड द्वारा की गई भविष्यवाणी बाद में गलत हो गई और परमाणुओं के विखंडन से ऊर्जा की प्राप्ति का सपना साकार हो गया। बम लेके घूम रहे हैं सब।
ठीक है। इसके बाद भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? बैकानूर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से या श्रीहरिकोटा से? आप सोचेंगे कि यहाँ से भी छोड़ा जा सकता है। हाँ, हमारे बहुत सारे अभी भी बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो दूसरे देशों से भी छोड़े जाते हैं और दुनिया भर के कई देशों के सैटेलाइट हम भी छोड़ते हैं अपने यहाँ से। तो ये ऑप्शन में दिया गया। फिलहाल इसका ऑप्शन ए सही है कि जो IRS-IA था जो था वो सोवियत प्रक्षेपण वोस्तोक की मदद से बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से 1988 में छोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, उतना महत्व मत दीजिएगा इसको। ये देखिए, ये पूछा जा सकता है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित हो जाती है। सिंपल है, मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि जब वो भाप में रखी जाएगी, गर्म जगह पर रखी जाएगी तो दोनों में वृद्धि होती है, चौड़ाई में, लंबाई में। तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि इसको अगर एक बार आपने देख लिया है तो एक दिन के अंदर दोबारा से इसको फिर से रिवाइज करिए ताकि सारी बातें अच्छे से दिमाग में आ जाए। दूसरा काम ये है कि आप अभी सारी नोट्स ले सकते हैं, 34 साल वाली सब कुछ जो UPSC का है, PCS का है सब, और वहाँ से बार बार इनको रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। मैं बार बार आपको सबूत दिखा रहा हूँ, इतना तो पक्का है कि क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, बस आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी इनको तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जितनी जल्दी आप इसको रिवाइज कर लेंगे, आप मैसेज करेंगे सर अगली वीडियो डालिए, तुरंत अगली वीडियो आ जाएगी। और बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।